नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जुर्म के किस्सों की दास्तान। आज का किस्सा बड़ा मशहूर किस्सा है, आजम खां का है। उत्तर प्रदेश के कभी मंत्री रहे, आजकल जेल में हैं और बहुत सारे मुकदमे हैं उनके खिलाफ। जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं आजम खान के खिलाफ, ये योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद दर्ज हुए हैं, यानी 2023 से और 2024 22 23 से शुरू हुए हैं ये मुकदमे दर्ज होना। और मैं सन 2007 में IBN 7 में हुआ करता था, आधे घंटे का शो बनाया था। शो का नाम था रामपुर के नए नवाब आजम खां। और ये जितने भी मुकदमे हैं, इनके बारे में मुकम्मल जानकारी के किस किस तरीके से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर गरीब किसानों की जमीनें कैसे हड़पी गई, कब्रिस्तान की जगहों पर कैसे कब्जा हुआ, मंडी समिति की दुकानों पर कैसे कब्जा हुआ, नगर निगम की जमीनों पर कैसे कब्जा हुआ, कब्रिस्तान की जमीन पर कैसे मार्केट बनी, कैसे दस्तावेज पहले जमीन किसके नाम थी, फिर किसके हुई, फिर आजम खान की पत्नी के नाम हुई। जब पत्नी के नाम हुई तब उस पर वो दुकानें बनी, लगभग करीब 100-125 दुकानें बनी हैं। मैन बाजार पौश इलाके में है जहां वो कब्रिस्तान है, बड़ी महंगी जगह है। तो ये स्टोरी चल चुकी थी 2007 में। चूंकि सपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी का चीफ मिनिस्टर था, आजम खां खुद इतने पावरफुल थे कि स्टोरी करना बड़ा महंगा पड़ गया, हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस पूरे किस्से को मैं सुनाता हूं। 2007 में एक फाइल आई मेरे पास, जिसके अंदर यह बताया गया कि ये जगह यहां है, इसी जगह है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ये मेरे ही चैनल के कुछ ऊपर के लोग थे, अधिकारी लोग, उन्होंने ये फाइल मुझे सौंपी थी कि भाई इस फाइल की तफ्तीश करके शूट करो और खबर को। एक रिपोर्टर काफी नहीं था इसके लिए, और रामपुर में हमारे कोई सोर्स भी नहीं थे। तब ये तय हुआ कि मैं, यानी अनवर चौहान, और मेरा साथी एक हुआ करता था प्रभंजन वर्मा, जो आजकल ESPN में है, स्पोर्ट्स के चैनल में मुंबई में है। वो IBN 7 में ही हुआ करता था प्रभंजन वर्मा। वो और मैं और एक कैमरामैन मनोज, इन 3 लोगों का जाना तय हुआ कि कल ये रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बीच अचानक मैंने कहा कुछ लोग होने चाहिए, कुछ सोर्स होने चाहिए इन जगहों के बारे में, कोई इंफॉर्मेशन देने वाला। तो मेरे दोस्त हैं याया बुखारी, अहमद बुखारी के छोटे भाई, उनकी ससुराल रामपुर की है। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा भाई आपकी ससुराल है, वहां कोई मदद मिल सकती है अगर कोई? बोले हाँ हाँ मेरा साला है, उनका नंबर ये है और आप नंबर ले जाओ, मैं उन्हें फोन करके कह दूंगा, आपकी भरपूर मदद करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने नूर बानो, जो वहां की सांसद भी रही है रामपुर की, उनका नंबर लिया। मैंने कहा चूंकि ये अलग पार्टी से हैं, आजम खां की विरोधी है, हो सकता है ये मदद करेंगी। ये 2 नंबर हमारे पास थे, सिर्फ नूर बानो का और याहिया बुखारी के साले का। ये लेकर के हमने गाड़ी पर से अपने स्टिकर हटाए, प्रेस के IBN 7 का स्टिकर हटाया, और तीनों लोग कैमरे वैमरे सब बैग के अंदर भर के हम रवाना हो गए। मोदी होटल शहर से थोड़ा आगे, करीब 8-10 किलोमीटर होगा, हम मोदी होटल में ठहरे जाकर के। हमने वहां जाते ही सबसे पहले याहिया बुखारी के भाई को फोन किया। याहिया बुखारी को फोन को गया, उन्हें होटल बुलाया। होटल बुलाने के बाद चाय पी और बताया कि ये जगह हैं, हमें शूट करनी है, और ये लोग हैं किसान जिनके साथ जाती हुई है, जिनकी जमीनें जबरदस्ती छीनी गई हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं मदद करूंगा। वो चाय पी के चले गए, बोले शाम को बात करेंगे।
अब शाम को जब मैं फोन मिलाता हूं या बुखारी के साले को, तो पट्टे का स्विच ऑफ। हो सकता है किसी वजह से स्विच ऑफ। सुबह हो गया अगले दिन, फिर फोन मिलाया, फिर स्विच ऑफ। या बुखारी को फोन किया कि भाई तुम्हारे साले का तो फोन स्विच ऑफ है, तो उन्होंने भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। फिर मेरे ही दिमाग में आया कि यहाँ के प्रिंट मीडिया, बिना कैमरे के प्रिंट मीडियाओं के जो पत्रकार हैं उनसे मिला जाए। हम दैनिक जागरण के दफ्तर पहुंचे, मिले, दुआ सलाम हुई कुछ लोगों से। वहां हमें एक रिपोर्टर मिले दैनिक जागरण के, वसीम। हमने उनके ऑफिस में तो कुछ नहीं कहा, हमने वसीम भाई को निमंत्रण दिया कि आप चाय पे हमारे साथ मोदी होटल में आइए, चाय पीते हैं साथ। वसीम हमारे होटल आ गए। वसीम को हमने सारी फाइल दिखाई। हमने कहा ये लोग हैं, ये जगहें हैं, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमें इस सब को कैमरे पे कैद करना है, इसके लिए आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। वसीम ने कहा कि देखो भाई, आजम खां यहां पर बहुत बड़ी ताकत है, जो कुछ करोगे और जो कुछ तुम्हारे साथ होगा तुम ही खुद उसको झेलोगे, कोई दूसरा मदद करने के लिए नहीं आएगा। न प्रशासन तुम्हारी सपोर्ट करेगा, न कोई और करेगा, ये सब कुछ तुम्हें अपने आप ही करना है। उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि दैनिक जागरण के एक यहाँ के रामपुर के एक रिपोर्टर ने 2 लाइनें आजम खान के खिलाफ लिख दी थी। आजम खान ने दफ्तर में आकर के उस रिपोर्टर को पीटा, जूतियों से पीटा, और कोई बचाने वाला नहीं था। ना थाने में सुनवाई हुई, ना कहीं सुनवाई हुई। उल्टा दैनिक जागरण के अधिकारियों को आजम खान से माफी मांगनी पड़ी। तो ये है यहां का वो। मैं आपको, वसीम ने कहा, मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि आप इसे अगर शूट करना चाहते हो, जगह मैं आपको रात को दिखा दूंगा, सुबह ही सुबह जब सूरज निकलता है तब आप शूट कर लीजिएगा, और ज्यादा देर मत लगाइएगा, लोग इकट्ठे ना हो उससे पहले पहले आप शूट करके निकल जाइए। हमने यही किया, वसीम के तरीके को अपनाया। सुबह ही उठते थे, जाके उन जगहों को शूट करते थे, सबको देखा। किसान जिन्होंने कंप्लेन कर रखी थी वो कैमरे पर आने को तैयार नहीं थे। क्योंकि जी जो कुछ कहना, हमने, हमारी जमीनें छीनी तो गई हैं मगर हम कैमरे पे नहीं आएंगे। मिले हम उन किसानों से जाकर के, कैमरे पे कोई नहीं आया, लेकिन अलबत्ता उन्होंने बताया कि हाँ हमारी जमीनें छीनी हैं और मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली है। फिर एक पता लगा कि नगर निगम की जगह पर आजम खान ने अपने बाप के नाम पर मुमताज पार्क बनाया है और उसकी चाबी आजम खान के घर पर ही रहती है। तो हम टूरिस्ट बनकर गए, तो चाबी हमें मिल गई वहां से, आजम खान के घर से। फिर हमने उसे टूरिस्ट बन के गए, तो टूरिस्ट की तरह ही हमने उसको शूट किया। ऐसा नहीं कि कोई रिपोर्टर शूट कर रहा है। आजम खान का घर शूट करना था। हमने वसीम से कहा कि कोई जुगाड़ है जो आजम खान का हम घर शूट कर सके। तो उन्होंने कहा कि एक लड़का है जो आजम खान के खिलाफ हुआ करता था, एक अखबार निकालता था, और वो लड़का हो सकता है आपको शूट करा दे, मैं उससे बात करता हूं। वसीम ने हमारी उस लड़के से मुलाकात कराई। उसने कहा कि मैं आपको सुबह सुबह बुलाऊंगा, आप मेरी छत पर चढ़ जाइए और वहां से उसका आजम खान का मकान शूट कर लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। हम रोज उसे फोन करते रहे कि भाई आपके यहां आ जाए, हम भाई आपके यहां आ जाए, बार बार गोली देता रहा। एक दिन हम उसके घर ही पहुंचे। 7 दिन हमें होटल में ठहरे हुए हो चुके थे। रात को हम सुबह सुबह शूट करते थे, रात को प्लानिंग करते थे कि करना क्या है। तो हम उसके घर पहुंच गए, उस लड़के के जो आजम खान के खिलाफ था। हमने कहा भाई वो, तो जैसी मुलाकात हुई वो हमसे झल्ला के पड़ा। बोला भाई साहब पत्रकार था, आजम खान के खिलाफ स्टोरी करना, आजम खान के खिलाफ खबर छापना इतना महंगा पड़ा कि आज 17 मुकदमे झेल रहा हूं और अखबार मेरा बंद हो गया। आजकल सब्जी बेच के बच्चों को पाल रहा हूं और मैं आपका हाथ जोड़ता हूं, मैं आपको कोई शूट वूट नहीं करा सकता। हम वहां से मायूस वापस होटल आ गए। हम पहुंचे,
एक कब्रिस्तान की जगह थी, बड़े पौष इलाके में थी। निर्माण कार्य चल रहा था, उस पर ईंटें पड़ी हुई थी, बदरपुर था, रोड़ी थी, सीमेंट के कट्टे थे। लेकिन सुबह जब हम पहुंचे आदमी कोई नहीं था। हमने सब शूट किया। मंडी समिति की 3 दुकानों पर कब्जा किया था, वो भी हमने शूट की जाकर के। एक और जगह थी नगर निगम की ही, वो भी शूट किया। कुल मिलाकर के सब कुछ करने के बावजूद, हाँ, हमने फिर नूर बानो को फोन मिलाया वहां से, क्योंकि हम नंबर लेके गए थे। हमारी बात हुई फोन पे। हमने कहा ये है, इस तरह से कुछ लोग हैं जो आ सकते हैं। ये जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जो पीड़ित है, जो आजम खान के मारे हुए हैं, क्या वो कैमरे पे आ सकते हैं? आप अगर हमारी मदद करें तो हो सकता है आ सकते हैं। नूर बानो ने 2 शब्दों में साफ हमसे कह दिया कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। खैर, कर मरता क्या ना करता, हमने अपने बूते पर ही जद्दोजहद की। और जो फाइल थी उसमें से 80% हम स्टोरी को शूट कर लिया था हमने। हम वापस आए, आके स्टोरी फाइल की चैनल में। आधे घंटे का शो बना। हम लाइव खड़े हुए, प्रबंधन भी एक तरफ लाइव खड़े हुए, स्टोरी चली। आधे घंटे का शो चला, हमें लाइन पर लिया गया, लाइव हुआ कैसे कैसे आपने स्टोरी की। हमारा एंकर था संदीप चौधरी, उसने सवाल पर सवाल किए, हमने जवाब पर जवाब दिए। हमने बताया कि किस तरह से तकलीफों से ये स्टोरी हुई है। ये सारा लोगों ने देखा। अब इस स्टोरी का चलना था। आजम खान को आग बबूला होना ही था। उसने रामपुर में सारे पत्रकारों को बुला लिया। कौन है ये, किसने जगह शूट कराई, कौन है, किसने ये स्टोरी करवाई है IBN 7 वालों को? कोई पत्रकार बोलने को तैयार नहीं। प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे पत्रकारों को बुलाया। DM मुस्तफा वहीं थे, कप्तान साहब भी वहीं थे। जब कोई नहीं बोला तो DM से आजम खान ने कहा कि इन सब की फिल्म बनाओ अपने कैमरे से, सबको रखो रिकॉर्ड पर, और जिसके बारे में पता लगे मुझे बताइएगा कि किसने कराई। यानी IBN 7 का कोई रिपोर्टर ये कहने, मतलब कोई वहां ये कहने वाला नहीं था कि मैं IBN 7। किसी की इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं थी, किसी सिंगर की या किसी पत्रकार की, कि मेरा कोई वास्ता IBN 7 से। इतना खौफ था उसका। चल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लखनऊ में किया आजम खान साहब ने कि साजिश है मेरे खिलाफ। वो बोलने का अंदाज है, महारत हासिल है उन्हें बोलने में। मेरे खिलाफ साजिश है, ये IBN 7 वालों की, ये है वो है। साहब 2-3 दिन ही गुजरे थे। संडे का दिन था, मैं घर पर था, सोया हुआ था। नीचे मेरी कोई फैमिली नहीं रहती, ऊपर फैमिली रहती है। नीचे मैं उस दिन अकेला ही था, और मेरा बेडरूम जो सबसे लास्ट में है मकान में, बीच में ड्राइंग रूम है, उससे पहले आगे कुछ और बना हुआ, कमरे बने हुए हैं। सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया, एक बच्चा आया अंदर। बोले कुछ पुलिस वाले आए। अमूमन मेरे से पुलिस वाले मिलना आते ही रहते। मैंने सोचा कोई मिलने आया होगा, कोई ऐसी एक आध। मैंने कहा अंदर भेज दो। अब अंदर मेरे बेडरूम में आ गए। बेडरूम में एक सोफा भी पड़ा हुआ था। मैंने जो हल्की रजाई ओढ़ रखी थी, मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, कौन साहब? देखा तो आया, मैं फौरन पहचान गया DM मुस्तफा खान को, और कप्तान साहब को भी पहचान गया। DM साहब को पहचान कर मैं समझ गया, मैंने कोई ना कोई कहानी है। मैंने कहा आप बैठिए, मैं चाय पिलवाता हूँ पहला। बस 2 शब्द मेरी बात हुई, आप बैठिए, तशरीफ रखिए, मैं आपको चाय पिलवाता हूँ। ये कह के मैं बाहर निकला। अब बाहर निकला तो देखा मेरे बेडरूम का जो अगला कमरा है उसमें भी पुलिस वाले खड़े हुए। उसके आगे बढ़ा तो भी पुलिस वाले। मैं बजाय चाय के कहने के बाहर निकल गया, अपने मेन दरवाजे से बाहर जो निकला, देखा तो गली में बहुत सारे पुलिस वाले। मैं बजाय चाय वाय पूछने में तो समझ गया, खटक गया मेरे को, कुछ ना कुछ कहानी गड़बड़। और मैं ऐसी, न मुझे किसी ने रोका न कुछ, क्योंकि सबको ही पुलिस वालों को पता था कि साहब लोग अंदर बैठे हुए, बिना साहब के आदेश के कोई अरेस्ट नहीं करते। वो धोखे में रह गया, रास्ते में हो जाता उस दिन। बस एक मुगालता हो गया कि ये चाय कहने के लिए गया। मैं बाहर निकल गया, मैंने गाड़ी में सर्फ गया, और 2-3 किलोमीटर बाहर निकलने के बाद सीधा ऑफिस फोन किया।
मैंने कहा कि भाई इस तरीके से मेरे पास रामपुर थाने की पुलिस है, अधिकारी लोग हैं, तो बोले जब मुझे पता लगा, जब मैंने फोन किया कि मुझे पता लगा कि IBN 7 के दफ्तर पे भी रात को पुलिस पहुंची थी। दिन में मेरे यहाँ आई थी सुबह ही सुबह, और रात को वहां पहुंची थी। वहां राजदीप सरदेसाई को गिरफ्तार करने की चर्चा थी, लेकिन राजदीप सरदेसाई वहां से निकल गए। बाद में अचानक जो हम बाहर, एक तरह से हम फरारी काट रहे थे, बाहर थे, राजदीप भी दफ्तर से बाहर थे, तो वकील लोगों से वकालतनामे पे दस्तखत कराए गए, दस्तखत हो गए। वकालत दिल्ली हाईकोर्ट में केस मूव किया, क्या किस तरह किया ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन हमारी जो दलील थी वो ये था कि इन दो लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में क्या मामला दर्ज है वो हमें बताया जाए, तब गिरफ्तारी की जाए इन दोनों की। तो चीफ सेक्रेटरी को नोटिस कर दिए थे दिल्ली हाईकोर्ट ने, पूछा था चीफ सेक्रेटरी से कि इन दोनों के खिलाफ क्या मामला दर्ज है यूपी में, वो बताया जाए, और 20 दिन का समय दिया कि 20 दिन के अंदर बताया। तो 20 दिन के लिए हमें बेल मिल गई थी एक तरह से। तब हम ऑफिस पहुंचे, कहानी सिलसिला शुरू हुआ, फिर चैनल में चला, चर्चाएं थी। इसी बीच यह होता हो कि ये टीवी पर इतना चला कि यूपी पुलिस भी डर गई। उत्तर गाजियाबाद की पुलिस आई मेरे पास, बोले गाजियाबाद के पुलिस अधिकारी लोग आए, बोले आपको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा है और हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो 3-4 दिन मेरे पास यूपी पुलिस की भी सिक्योरिटी रही और दिल्ली पुलिस ने भी सिक्योरिटी दे दी। टीवी में इतना चला ये मामला, तो दिल्ली पुलिस की भी सिक्योरिटी रही कि आपको कोई अरेस्ट करके नहीं ले जाएगा। तो मेरी मां बड़ी परेशान थी, बोले ये पुलिस वाले क्यों? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमारी हिफाजत के लिए। खैर, मैं आपको बताने का मकसद ये था इस स्टोरी को कि सारे आरोप आज जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, जमीन कब्जाने के, लाइब्रेरी में एक मदरसे में चोरी करने के, ये सारे मामले, जमीन कब्जाने से लेकर के जितने भी मामले हैं, ये सन 2007 में टीवी पर मंजर-ए-आम हो चुके थे। अगर सरकार कोई और होती, दमदार सरकार होती, तो आजम खां के खिलाफ ये सन 2007 में ही मुकदमे दर्ज हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। सपा की सरकार रही, उसके बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, योगी आदित्यनाथ ने उन फाइलों को खोला, वो सारे मुकदमे दर्ज हो गए। आजम खां को जेल जाना पड़ा, उनके बेटे को भी जेल जाना पड़ा, उनकी पत्नी को भी जेल जाना पड़ा। पत्नी के नाम पे भी बहुत सारी जमीनें कब्जाई गई थी और कई केसों में उन्हें अब सजा हो चुकी है। फिलहाल अभी भी वो जेल में है। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा मुझे बताइए जरूर। और हां, अगर ये किस्सा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद मेरा ये किस्से सुनाना शायद बेकार की बात है। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आज का किस्सा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।